नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैमिली मेकर्स के कॉन्फ्रेंस में, जिसका आयोजन खुशी ग्राम, विजन सर और गांधी पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। मुझे इतने मुस्कुराते बढ़िया चेहरे दिख रहे हैं तो मुझे काफ़ी भविष्य अच्छा लग रहा है। और हम सब जानते हैं कि परिवार ही वो इकाई है जिसमें ह्यूमन बीइंग जिसे कहते हैं उसकी सबसे बढ़िया परवरिश होती है। और जब तक भारत कहता था लोग नहीं मानते थे, लेकिन मुझे याद है 20-22 साल पहले 2002-3 में अमेरिका की एक संस्था की रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि जो संयुक्त परिवार होते हैं, कुटुंब जिनको हम लोग कहते हैं, उससे बेहतर कोई इकाई नहीं है दुनिया में जहां मानव की परवरिश सबसे बेहतर ढंग से हो। और कितनी बढ़िया बात है कि आज हम उसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है मित्रों से कि आप अपने मोबाइल साइलेंट पे या वाइब्रेशन मोड पे डाल दें ताकि हम आगे बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ें। आज हमारे साथ, हमारे बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे शास्त्रीय गीत, संगीत, नृत्य से जुड़ी चितवन जी उपलब्ध हैं यहाँ पे हमारे पास, आज हमारे साथ हैं। और एक बहुत अच्छी कथक डांसर हैं। सबसे पहले राम स्तुति के साथ एक सुंदर सा नृत्य वो प्रस्तुत करेंगी। आप सबसे निवेदन है उनका स्वागत करें। और हमारे साउंड माला नूतन जी हैं और कला रत्न गुरुकुल आर्ट एंड कल्चर से इन्होंने शिक्षा ली है और बहुत जगह इनका प्रदर्शन हो चुका है, इनकी कला का प्रदर्शन हो चुका है। और आप जानते हैं जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो नाचने और गाने का ही करता है। और भारतीय समाज संस्कृति में ये बहुत सहज बात थी। आप पुराने जो हमारे ग्रामीण कस्बे या गांव हैं वहाँ जाएं, जंगलों में बसे जो गांव है जहाँ अभी भी भारतीय संस्कृति जिंदा है, आदमी जहाँ पे जिंदा है, आदमी है। मुझे लगता है कि शहरों में हम राक्षस हो गए हैं। वहाँ आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि पूरा समुदाय खास अवसरों पे सारे मिलके नाच गा रहे हैं। बीच में ऐसा लगने लगा था जैसे कोई नाच गा रहा है तो कोई वो निम्न श्रेणी का काम कर रहा है। लोग उसके अंदर से उत्साह के साथ आगे नीचे शामिल नहीं होते थे। हालांकि अब नई पीढ़ी मैं देख रहा हूँ कि बहुत खुश होकर के और हर एक उत्सव को खूब नाच करके अपने को व्यक्त करती है। वो बहुत अच्छा साधन है क्योंकि नृत्य जो है हमें परमात्मा से जोड़ता है। हम सब जानते हैं आपका मन जब परमात्मा से आत्मा जुड़ने लगती है तो फिर आप झूमते गाते नजर आते हैं। तो आज हम इसी के साथ शुरू करें।
प्रसन्नता हुई होगी। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसका आयोजन जो बीच जड़ में जो लोग हैं, जड़ मूल में जो लोग हैं, उसमें मैं डॉक्टर सुरेंद्र का नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर सुरेंद्र पाठक आप हमारे बीच हैं, उन्होंने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिसेस मोना मेहरा जो केंद्र बिंदु हैं, जो इस आयोजन में लगी हैं, इस अभियान में लगी हैं, वो हमारे बीच हो। और अजीत कुमार, इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसमें हम सब यहाँ आज शामिल हुए हैं। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम का क्रम आपको बता देता हूँ ताकि आपको सुविधा होगी। हमारे बीच हमारे समाज, देश और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम परिवार के लिए, समाज के लिए करने वाले सम्मानित अतिथि हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो कार्यक्रम शुरू होगा, सम्मानित अतिथियों को मंच पे बुला के बिठाएंगे और उनकी राय, उनकी बहुमूल्य राय जो है वो हमें देंगे। उसके बाद मोना जी की एक पुस्तक है, उसको आज यहाँ पे हम रिलीज करने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों को चुना गया है जिन्होंने जीवन में परिवार के लिए, कुटुंब के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनको अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। और इनको चुनने वालों में डॉक्टर जोड़ी जो कहते हैं, डॉक्टर गणेश गौतम, आशा मोहनी जी, अनिरुद्ध कुमार और अनिता चौधरी जी हैं। इन लोगों ने मदद की, हेल्प की है अवार्डीज को। तो इन सबका नाम आएगा। तो उस प्रोग्राम के बाद जब अवार्ड हो जाएंगे, उसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा और 3 सेशन अलग अलग विषयों पे, कैसे समाज में परिवार की महत्ता को बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए और सस्टेनेबिलिटी का भी उसमें ध्यान कैसे रखा जाए। तो 3 सेशन होंगे हमारे बीच में। तो मैं आगे के कार्यवाही के लिए सबसे पहले अजीत कुमार जी को बुलाना चाहता हूँ, कृपया वो आए। बहुत अच्छा मौका है, आज संडे का दिन है और उसके बावजूद सब लोग इतनी जल्दी आ गए, 10 साढ़े 10 बजे आ गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार हमें भी संडे को जब जाना होता है तो कुछ सुबह का कार्यक्रम कुछ और रहता है, ऐसा नहीं कि सोते हैं, लेकिन कार्यक्रम कुछ और रहता है तो देर हो जाता है जाने में। तो सब लोग का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत के साथ धन्यवाद। और ये कार्यक्रम का थोड़ा मैं बताऊंगा, हालांकि मोना जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगी अपने थीम एड्रेस में, कि हम लोग शुरू से सोचते थे बचपन से, या जो भी हम लोग आज तक, अभी हम लोग जैसे भी हैं, जो भी हैं, मतलब अच्छे बुरे वाले नहीं, अच्छे जो भी हैं वो अपने परिवार की वजह से ही है, अपने शिक्षा की वजह से है, स्कूल की वजह से है। और परिवार पहला स्कूल होता है, सब लोग जानते हैं। तो ये इसका महत्व हम लोग समझते हुए, बातचीत करते हुए अपने अलग अलग प्रयास कर रहे थे। पिछले वर्ष मोना जी से मुलाकात हुई और सुरेंद्र जी से पिछले वर्ष मुलाकात हुई। अमिताभ जी से तो हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं और भी काफ़ी साथी लोग हैं जिनसे पहले से भी जुड़े हुए हैं। सबका मार्गदर्शन और मिलता रहता है। तो फिर हम लोगों ने फैसला किया कि एक हम लोग क्यों ना एक कॉन्फ्रेंस रेगुलर फैमिली मेकर्स के ऊपर और एक अवार्ड किया जाए। और तब पिछले साल 8 अक्टूबर को अवार्ड हुआ था और हमें हमें बहुत खुशी हो रही है कि कुछ प्रमुख लोग जो उस समय थे और जिन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन भी किया था और आए भी थे, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे, वो भी हमारे बीच है। तो ये मतलब हमारा सौभाग्य है। और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि समय हम लोग ने थोड़ा देर से शुरू किया है, तो मैं थोड़ा बताऊँगा संस्थाओं के बारे में जो जुड़े हैं। विजन सर्च जो है वो मोना जी ने शुरुआत की थी इसकी, और शुरू से विजन सर्च का जो काम है, सोच है, वही फैमिली में घर के जो काम है और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो इम्पोर्टेंस हम लोग उतना नहीं देते हैं अक्सर, या समाज उतना नहीं देता है, या सिस्टम उतना नहीं देता है, उसका इम्पोर्टेंस कैसे बताया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए, और वो प्राइड, वो जो है वो रिस्पेक्ट कैसे लाया जाए वापस, उसके लिए विजन सर्च काम करता है। खुशी ग्राम जो है वो ये नाम चांस की बात है आया। हम लोगों ने सेमिनार सीरीज किया था 7 साल, प्रोफेसर उपाध्याय भी थे, रश्मि जी भी थी और काफ़ी सारे और पुराने लोग थे जो साथ में थे हमारे जुड़े हुए। तो उसमें 2007 से 14 तक वो सीरीज थी। 2012 में हम लोगों ने उसमें से एक सेमिनार था जिसमें डॉक्टर किंदेश्वर पाठक जी थे और नितिन चंद्रा जी थे जो उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे रूरल डेवलपमेंट में, और एक जयश्री गुप्ता जी थी जो कंज्यूमर इंडिया की प्रेसिडेंट है, उस समय रिटायर हो चुकी थी वो सिविल सर्विसेज से, और प्रोफेसर आसमी रजा थे। तो उसमें एक मेरे मुंह से निकला कि भारत के सारे गांव खुशी ग्राम बनने चाहिए।
रिक्रिएटिंग एंड रिवाइविंग हैप्पी विलेजेस, नॉट क्रिएटिंग रिक्रिएटिंग, क्योंकि भारत पहले था मतलब। तो ऐसे शुरुआत हुई, और उसमें क्या है कि सब लोग कैसे खुश रहे, मिलके रहे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे एक साथ कैसे फुलफिल हो पाए, ये लक्ष्य है हमारा, और सबको साथ लेके। तो अभी हम लोग क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में काम कर रहे हैं। 3 क्लस्टर हम लोगों ने चुना है, मयूर विहार फेज 1 दिल्ली एनसीआर में, और एक इंदिरापुरम नोएडा सेक्टर 62, और एक नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा, जो बीटेक और एसएन स्कूल मयूर विहार और जयपुरिया और IMT गाजियाबाद IIM लखनऊ, ये लोग साथ हैं। और GPF जो हमारा अभी काफ़ी मतलब हमारे बड़े भाई और डॉक्टर मार्कंडेय राय जी, GPF का हम लोग का बहुत मार्गदर्शन है, साथ है, वो भी है। सुकर्मा जी का बहुत साथ है, रंजू जी का बहुत साथ, काफ़ी सब लोगों का साथ है, चांद जी के, सब लोग। मैं नाम देने लगूंगा तो उसी में पूरा समय लग जाएगा, तो मैं नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि बाद में तो नाम देना ही है सबका। तो सब लोग का बहुत बहुत स्वागत। और मैं थोड़ा परिचय दूंगा अपने जो गेस्ट ऑफ ऑनर है उनका। पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उनको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, तो मैं बोलूँगा अगर गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर रश्मि सिंह जी हैं, जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर है जम्मू कश्मीर की। लेकिन ये तो इनका मतलब सरकारी अभी प्रोटोकॉल की भी हेड है, बट इन्होंने विमेन के क्षेत्र में बहुत काम किया है दिल्ली सरकार में, भारत सरकार में, और बहुत सारी स्कीम्स लाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय महिला कोष में भी थी। तो मतलब इनके काम को मतलब हम बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन शॉर्ट में संक्षेप में यही इनका काम है। और साथ में बहुत सारी संस्थाओं को और लोगों का मार्गदर्शन भी करती है। तो मैं रश्मि से अनुरोध करूँगा कृपया आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत DC जैन साहब हैं, मतलब CBI में रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर, काफ़ी सारे पदों पर रहे हैं, एडिशनल DG रहे हैं, और बहुत सारी यूनाइटेड नेशन में इन्होंने बड़े अच्छे पीस कीपिंग मिशन और बहुत सारे मिशन में रहे, काफ़ी अवार्ड मिला है इनको, भारत में भी बाहर से भी। सबका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन संक्षेप में यही बताता हूँ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैन साहब से मैं अनुरोध करूँ कृपया मंच पे आ जाए। मैंने बताया था आपको कि हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर मार्कंडेय राय जी, GPF के चेयरमैन हैं ग्लोबल पीस फाउंडेशन के, और इवन हैबिटेट के भी हेड रहे हैं पहले, और काफ़ी सारे और संस्थाओं में हैं, चांसलर में यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छा काम करते हैं पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हैबिटेट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। तो मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर मार्कंडेय राय जी से कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुकर्मा चौधरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है समाज के क्षेत्र में। अभी ये दिल्ली क्षेत्र की अध्यक्ष हैं, और जो एक बहुत अच्छा काम हो रहा है जिसके बारे में बताएंगे भी, पानी के ऊपर, जल के ऊपर, बहुत सारे विषयों के ऊपर काम उन्होंने किया है, और जो दिल्ली में काफ़ी लोगों को जोड़ा है। और एक कार्यक्रम हुआ था, मुझे याद है, मैंने भी सहभागिता उसमें लिया था, जो यमुना पे हुआ था, और कई लाख लोगों ने मतलब एक साथ इकट्ठे होकर चेन बनाया था यमुना की सफाई के लिए। विशेष रूप से मुझे वो ध्यान है, तो मैंने उसका जिक्र किया। तो सुकर्मा जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पे आए। अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर 2 और आने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी और सुमित यादव जी। तो जब वो आएंगे तो उनका हम परिचय भी देंगे और तभी उनका स्वागत भी करेंगे। तो अब देरी के बजाय मैं मोना जी को, मोना जी ने के बारे में थोड़ा आप लोगों को पता ही है, बताया भी है, हमने फैमिली के ऊपर काफ़ी काम किया है, इन्होंने पूरे जीवन अपने उस पर फोकस किया है काफ़ी सारे चुनौतियों के बावजूद। तो मोना जी से मैं अनुरोध करूँगा कि 3 मैटर्स है। आप सबको मेरा नमस्कार है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड बीइंग हियर। इस इवेंट को करने के लिए मैं 4-5 महीने से बहुत दौड़ भाग कर रही हूँ, और इस दौरान मैंने बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले मुझे मिले, एंड यू नो जब मैं उनसे मिली तो वो मुझे कहते हैं कि आप, जब मैंने उनको बताया तो वो ओपन हुए कि मैं आई स्टैंड अप फॉर होम एंड होम मेकर्स। देन दे स्टार्टेड टेलिंग मी दैट दे आर फेसिंग अ वेरी फनी प्रेडिकमेंट। प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि जो भी लड़का लड़की शादी करने आते हैं, लड़की कहती है कि मैं घर में काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ जॉब और बिजनेस में फोकस करूँगी। अब प्रॉब्लम ये है कि घर कैसे बनेगा। Now the reason, and I say is don't blame a woman for that, because
See, any work which lacks respect, nobody would like to do it. And why is there so much of a lack of respect for housework? घर के काम को हम कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? इसको मुझे समझने में पूरी ज़िंदगी लग गई, क्योंकि बचपन में मेरी माँ से बार बार यही पूछा जाता था कि तुम क्या करती हो घर में। मेरी मदर के 4 बच्चे थे, मेरे 3 बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटी, और इन-लॉज थे, और वो सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक सिर्फ काम ही करती रहती थी, और इतनी डिसरिस्पेक्ट से बस यही पूछा जाता था तुम क्या करती हो घर पे? काम तो वही होता है, वो देखो वो बिजनेस वुमन, वो जॉब भारी होता है। मुझे नहीं, उनको नहीं समझ आता था कि क्या उसका आंसर है, और बचपन में मैंने धीरे धीरे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होते देखा है, सेल्फ वर्थ खत्म होते देखी है, फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होते देखा है, एंगर इंक्रीज होते देखा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हुए देखे हैं, एंड फाइनली मैंने उनकी बहुत पेनफुल डेथ देखी है। और ये मैं एक मेरी मदर के साथ नहीं, मैंने बहुत और कई अपनी चाचियाँ और बहुत अदर लेडीज के साथ भी देखा है। और मेरा एक ही सवाल था, क्यों? Why there is no respect for the work we do in our home? और इसी को ढूंढने में मुझे बहुत साल लग गए कि ऐसा क्यों है। और जब मैं माँ बनी, I became a mother and my daughter faced a trauma. उसके साथ उसको मैंने क्रश में डाला, I was working, और उस समय मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, और उस जॉब छोड़ने के बाद अपनी बच्ची पे ध्यान दे रही थी, और I used to take her out, तब मुझसे पूछा जाता था, Are you working? I said, my work is the most important right now, is my child. But you're a homemaker. I said, yes, I am a homemaker. Then I am making a home. My child is my home. Then I did not understand why. And उसके बाद I wanted to ask कि घर क्या होता है, उस घर की परिभाषा और क्या उसकी डिस्क्रिप्शन को मैं समझने में लगी। I'm a home science graduate. Then I started defining a home. घर क्या होता है? घर वो होता है जहाँ पर हम रिलैक्स कर सकते हैं, we can be ourselves, जहाँ पर हमें कोई जज नहीं कर रहा होता। It is the place जहाँ पर हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। अगर सिर्फ खाना पीना और सिर्फ काम ही घर होता तो हम सारे सर्विस अपार्टमेंट में रह रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। घर हमारे लिए क्रिटिकल टू सर्वाइवल है। यहाँ पर कौन कौन है जो घर से आए हैं? कौन कौन है जो घर जाएंगे? हम सारे ही होम मेकर्स होते हैं, हम सारे ही जो हैं बिजनेस या जॉब्स करते हैं, हम ही तो घर बनाते हैं, हम ही तो बिजनेस और जॉब्स करते हैं। फिर हमारी एक लाइफ के सेक्शन को हमने इतना बढ़ावा कैसे दे दिया, और अपनी ही लाइफ के एक सेक्शन को इतना डाउन ट्रॉडन कैसे कर दिया। होम मेकर का मतलब क्या होता है? होम मेकर मतलब जो कि घर बनाता है, तो हम सारे ही घर बनाते हैं। ऐसा कौन है जो घर नहीं बनाता? ऐसा कौन है जो फैमिली से नहीं आता? हम सारे होम मेकर्स हैं, हम सारी फैमिली मेकर्स हैं। Just like in management we say we are the consumers, we are the producers. We make a home, we make jobs and businesses. Then problem क्या है? इस प्रॉब्लम में मुझे ये समझने में कि इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों है, मुझे बहुत साल लग गए। मुझे तब ये पता लगा कि हमने एक परिभाषा काम की दी है कुछ डेकेड्स पहले, जिसमें ये कहा कि काम वही होगा जो पैसे के लिए होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि घर में काम कोई पैसे के लिए नहीं करता। अब शुरुआत घर के काम की, जैसे हम कहते हैं सिंपली पुट, मैं खाना घर में बनाऊंगी अपने लिए, वो काम नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पड़ोसी के लिए खाना बनाऊंगी तो वो काम हो जाएगा।
हमें कंपल्सरी काम को चेंज करना होगा मनी के लिए, to make it work which we have defined and benchmarked as going to work. ऐसे तो कोई जी नहीं सकता, क्योंकि घर बन ही नहीं सकता, क्योंकि काम तो फ्री होता करे। तो प्रॉब्लम ये है, when the perceived value of anything is zero, then the value of anything that is, that is, we think that as worthless. Worthless means waste of time, जिसको भी unproductive भी कहते हैं। United Nations call home as critical to survival, but unproductive. How can something which is critical to survival be unproductive? Unproductive का मतलब तो waste of time होता है। कौन करेगा ये waste of time? अब क्वेश्चन ये है, कौन करेगा ये waste of time? क्योंकि आज की जनरेशन would not listen to something, they would not do something जिसका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होता। जब हम काम करते हैं तो उसकी एक रिस्पेक्ट और प्राइड होनी चाहिए। जब उसकी प्राइड और रिस्पेक्ट होगी तभी तो वो कोई करेगा। अब घर कैसे बनेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि घर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन घर में कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। The problem we have is a very grave problem. Now let's start with ourselves. होममेकर कौन है? हम सभी हैं। ये जो रोल्स हम प्ले करते हैं घर में, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ये जो हम प्ले करते हैं, घर ही में तो प्ले करते हैं। यही इसी से फैमिली बनती है, यही होममेकर होता है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब एक one person ends up taking more responsibility and accountability, क्योंकि उस समय बहुत काम चाहिए होता है, परवरिश करनी होती है बच्चे की, उसका खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। That time one person ends up taking more responsibility, that becomes the primary homemaker, और वो मोस्टली माँ होती है। एंड माँ का रोल कोई भी जेंडर प्ले कर सकता है। आजकल we have more of male homemakers. In the West, in Korea, there are more male homemakers. It is a role, reversal. But the problem remains the same. कि काम को तो हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं। जब तक उस काम को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तब the problem will persist. Because अगर कोई भी कर सकता है, तो रिवर्सल करने से क्या फायदा? It is the acceptance which is required. So here I urge everyone, जब आप homemakers सुने, तो please realize that we all are homemakers. और हमें इस काम की रिस्पेक्ट देनी है, उनको एक्सेप्टेंस देनी है, उन्हें नीच नजर से, मतलब you're a homemaker, because I've heard this so many times. Oh, you don't do anything. Why don't you do a job? अरे जो कर रही है उसको तो एक्सेप्ट करो पहले। You have not accepted that as work. तो अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि let's have an affirmation that I'm a proud homemaker, I'm a proud family maker. Each one of you, please say with me, I'm a proud homemaker, I'm a proud family maker. Because जब तक वो रिस्पेक्ट नहीं आएगी उस काम की, तब तक हम चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। And the change starts with us. एक माँ के लिए रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और एक श्लोक है जो कि बहुत ही आप लोगों ने बहुत सुना होगा, नस्ति मृत समा छाया, नस्ति मृत समा गति, नस्ति मृत समा प्राणा, नस्ति मृत समा प्रापा। मतलब माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, माता के समान इस विश्व में कोई जीवन दाता नहीं। This is for the respect of mothers. And here I would like to say that one more thing is that हमारा जो United Nations का there is a civil society conference happening, and हमारा जो workshop है that is strengthening family bonds, वो accept हो गया है, और 10 मई को अजीत जी, सुरेंद्र जी और मैं ऑनलाइन सिविल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस यूनियन की उसमें वर्कशॉप कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। समाप्त किया क्योंकि हम लोग 26 मिनट लेट से चल रहे हैं, तो ये 26 मिनट में से कम 15 से 20 मिनट कोशिश करें कि मेकअप कर लें, 8-10 मिनट आगे कर लेंगे। तो ज़्यादा
मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इनवाइट करता हूँ पहले। मैं पूछ ही लेता हूँ इनको पहले इनवाइट। चलिए, तो सुकर्मा जी से मतलब शुरुआत करते हैं, उनका से शुरुआत करते हैं। सुकर्मा जी आकर अपना जो मतलब इतने सालों का जो अनुभव है, इतना अच्छा काम कर रही है, थोड़ा लोगों को बताएं और कैसे हम लोग इस फैमिली मेकर मूवमेंट को, फैमिलीज को और फैमिलीज के साथ सोसाइटी को कैसे हम लोग और बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। आदरणीय सुरेंद्र पाठक जी, मोना जी, अजीत कुमार जी, माननीय गौतम जी और इस पवित्र प्रांगण में पधारे हुए सभी महानुभाव, बहन और भाइयों, आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन भी करती हूँ। और मुझे विजन आई खुशी ग्राम गांधी पीस फाउंडेशन की तरफ से बोलने का यहाँ शुभ अवसर मिला है, उसके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। विषय बहुत ही सुंदर है और इसकी शुरुआत भी बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी छोटी बहन चितवन जी का जो नृत्य था, उसको देख करके ऐसा मालूम हुआ कि मानो गांधी जी हमारे बराबर में कहीं बैठे हैं और हम उस समय के जीवन को जी रहे हैं। ये आध्यात्मिकता का ही एक प्रांगण है और मुझे लगता है हम सभी शक्तियाँ उन्हीं के नेतृत्व में आज काम कर रही हैं। गांधी जी के विचारों से ही और प्रोत होकर के शायद कहीं ना कहीं हम किसी न किसी मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। पोषण का एक इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, पोषण कैसे किया जाए, उसके बारे में ये तो सभी बताएंगे, हमें पैक्ड फूड नहीं खाने चाहिए, पेस्टिसाइड से बचना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, हर लोग सुनते रहते हैं। लेकिन हमारे इस शरीर का जो निर्माण होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो जो हम भोजन करते हैं उससे हमारा निर्माण होता है, हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। अभी सामने मान लीजिए कोई फल रखा है, जैसे कि आम रखा है, अभी वो आम है लेकिन हमने उसे खाया तो हमारा शरीर वैसा ही पोषित होगा। दूसरे एक होता है जलवायु कह लीजिए, पर्यावरण कह लीजिए, हम जिस जलवायु के अंतर्गत रहते हैं उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि साउथ में अलग तरह के लोग हैं, कश्मीर में अलग तरह के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह के लोग हैं, फिजिकली एक चेंज होता है। इन दो को तो हम समझ लेते हैं, समझ में आता है, लेकिन एक तीसरा निर्माण हमारा होता है विचारों से। हमारे विचार कैसे हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हम आजकल ये देख रहे हैं कि हमारे विचारों में सबसे ज़्यादा जो पतन हुआ है, और वो पतन का कारण हमारे आसपास का जो वातावरण दूषित किया जा रहा है, हो रहा है, कुछ भी है उसमें, हम किसी को दोष भी नहीं देना चाहते, लेकिन उससे बचना तो होगा और अपनी पीढ़ियों को भी बचाना होगा। मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, भोजन से भी बड़ी ताकत होती है कि हम कैसे विचार ग्रहण करते हैं, उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। अब ये विचारों का खेल समझने के लिए हम थोड़ा सा जाते हैं कि उसके लिए हम क्या करें जो हम अपने नेगेटिव विचारों को निकाल सके और सकारात्मकता की तरफ बढ़ सके। उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग है ध्यान का, योग का, प्राणायाम का। और हम देखेंगे कि कुछ ही समय में जैसे हम इनकी तरफ अग्रसर होंगे वैसे ही हमारा जीवन रूपांतरित होने लगेगा, फिजिकली भी और मानसिक रूप से। ये इतना महत्वपूर्ण लगता है मुझे आज के समय में कि ये हॉस्पिटल खोलने की भी शायद आवश्यकता बहुत कम हो जाए। मैंने खुद ध्यान से अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगी। जैसे स्किन की प्रॉब्लम जिनको होती है तो आप उसको नोटिस कर सकते हैं, जरूर उनको क्रोध आता होगा,
लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, ये दवाई वो दवाई ये फैसिलिटीज, जबकि हर रोग का निदान हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। हर समस्या हमारे अंदर है, हम उसको बाहर बताते हैं कि बाहर समस्या है। अगर हम सब मिलकर के इस पर चिंतन करेंगे तो शायद हम एक अच्छे स्वस्थ शरीर का निर्माण कर पाएंगे। अभी डेवलपमेंट की बात चल रही थी, सतत विकास कैसे हो, उसके लिए हम कुछ काम करते हैं, प्रकृति के लिए काम करते हैं। जल, जमीन, जंगल और जानवर, यदि हम इन चार जा को हम बचा पाएंगे तो हम 5वें जन को बचा पाएंगे, नहीं तो कोई रास्ता आज की तारीख में नजर नहीं आता। अभी कुछ हम लोगों ने एक जो कार्यक्रम हम करते रहते हैं, जिसके ऊपर हम करते हैं, जो हमारा फोकस है, एक तो हम जल को लेकर के सबसे ज्यादा जागरूक करते हैं। प्लास्टिक बोतल के अंदर रिसर्च में ये आया है कि 1 लीटर की जो बोतल होती है उसमें 1 लाख तक नैनो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के। अब सोचिए कितना खतरनाक है। हम सोचते रहते हैं कि हम तो इतना अच्छा भोजन करते हैं, दाल रोटी खाते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कैंसर हो जाता है, शुगर होता है, बीपी हाई होता है, जाने कितनी सारी बीमारियां हैं। ये प्लास्टिक बहुत बीमारियों का कारण बनता है। हमने प्लास्टिक बोतल बैन करे सरकार, इसके लिए अभियान चलाया और हमने 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली के अंदर 13 से 14 हज़ार तक हैंडबिल बांटे और कार्यक्रम भी किया और सरकार से यह अनुरोध किया कि सरकार का दायित्व है कि वो शुद्ध जल सबको उपलब्ध कराए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्लास्टिक बोतल नहीं तो इसका विकल्प क्या है, उसका विकल्प हम देने के लिए तैयार हैं, आप बैन तो कीजिए। आपके और हमारे समय में ही जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो इतना ध्यान नहीं होगा, लेकिन हमने उससे 15 वर्ष पहले भी हमने देखा गली गली में हैंडपंप लगे होते थे या सरकारी जो जल की टोटियाँ लगी होती हैं वो लगी होती थी, प्याऊ भी लगे होते थे। एनजीटी ने प्याऊ को बैन किया। अब दिल्ली सरकार की मैं 2-4 जगह देखती हूँ, मैं 3 रुपए का 1 गिलास पानी मिलता है। अगर सरकार चाहे तो हमारे देश में तो बैन ना करे तो प्याऊ लगाने के लिए एक नहीं अनेक लोग तैयार हैं और वो हाई क्लास की प्याऊ लगाई जा सकती है जो पूरी तरह से हाइजीनिक भी होंगी। तो ये तो उसका विकल्प है। ये बहुतों के मन में प्रश्न आता है कि और ये प्लास्टिक बोतल का विकल्प ये हो सकता है कि हम अपने पर्स में, अपने बैग में कहीं भी जाते हैं तो हम एक स्टील की बोतल लेकर के चले। मैंने नियम बना हुआ है कि मेरी एक स्टील की बोतल रखी, ऊपर से देखने में इसकी कलर अलग है लेकिन ये स्टील की बोतल है। तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि एक तो इसके लिए जागरूकता फैलाएं। दूसरे, हमारे शहर में यमुना जी बहती हैं, यमुना जी का जल कैसा है वो आप सब जानते हैं। हमने यमुना संसद करके कार्यक्रम किया था, उसमें लगभग 50,000 लोगों की भागीदारी थी। मीडिया ने लाख बताया लेकिन लाख की नहीं थी, हमने 40 और 50 के बीच में वो हो सकता है। कई घाट जो प्रमुख घाट हैं उन पर हमने वुमेन चैन बनाई और उसमें जितने भी सामाजिक संगठन हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, मतलब इतना आभार है उन लोगों का हमारे ऊपर कि कुछ संगठन तो एक दूसरे से पता चला और वो तब अपने आप आकर के जुड़ गए, उन्होंने वुमेन चैन बनाया। कोई ढोल नगाड़े लेकर के आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहे हैं, सबने अलग अलग तरीके से अपना उसमें आस्था जताई यमुना जी में कि इनका जल शुद्ध होना चाहिए और पूजा का प्रावधान भी होना चाहिए। हमने वाटर बॉडी भी बनाई है, धरती को रिचार्ज कैसे किया जा सके, क्योंकि एक आरओ के खिलाफ भी हमारा थोड़ा अभियान चलता है, क्योंकि उसमें आरओ वाटर जो है सभी के घरों में। एक बात पूछना चाहूँगी, हमारे कितने घरों में आरओ लगा हुआ है, कृपया ईमानदारी से बता दीजिए। आरओ वाटर में तो टीडीएस रहता ही नहीं और किसी मशीन के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है जो पानी को शुद्ध कर सके। ये केवल और केवल हमारी धरती माता के अंदर ये सामर्थ्य है। तो ये भी बहुत बीमारियों का कारण है। और जैसे ही हमने कार्यक्रम किया गांधी दर्शन में, उसके बाद से आज तक जी न्यूज़ पत्रिका, राजस्थान पत्रिका जैसे अनेक चैनलों ने इस पर कार्यक्रम किया भी है।
वो अलग बात है कि उन्होंने एक बार कार्यक्रम किया और अपना पल्ला झाड़ लिया, उसके बाद से जैसे बाकी समाचारों को हाईलाइट करते हैं ऐसे नहीं किया, ताकि आम लोगों को पता ही नहीं लगा उसका। पिछले 500 वर्षों से यूरोप का जो हमारे विश्व पर अधिराज रहा है, उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे पहले तो भाप का इंजन उन्होंने बनाया 1775 में, और उसके बाद से एक औद्योगिक क्रांति के नाम पर एक हवा चल पड़ी और उन्होंने अपना विकास पूरे विश्व के ऊपर थोप दिया। और वही विचारधारा हम पर ऐसी हावी हुई कि उसने प्रकृति का घटक न मान करके मनुष्य को उसका विजेता मान लिया, जबकि हमें उसका दोहन करने का अधिकार तो है, लेकिन प्रकृति का शोषण करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। इस अनियंत्रित शोषण ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब हमें लगता है कि हम मानवता को कैसे बचाएं। छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, न जाने क्या क्या ऐसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो फिर हमने शुरुआत की, विकास तो हो, हम विकास विरोधी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो मानव को केंद्र में रखकर ना हो, प्रकृति को केंद्र में रखकर के विकास हो। मनुष्य भी प्रकृति का अंश है। जिस प्रकार से छोटे चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे बड़े जितने भी जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जो भी कुछ है, सबको उतना ही अधिकार है जितना कि मनुष्य है। उनको भी जल भी मिलना चाहिए, शुद्ध हवा भी मिले हर जीव जंतु को। तो इसके लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है चरखी दादरी में। वैसे तो हमने छोटे मोटे और भी मॉडल तैयार किए हैं, लेकिन आपसे आग्रह है अगर आप भी उस साइड में जाएं तो आप उसको देख सकते हैं। वो मॉडल ऐसा हमने रखा है, उसमें जड़ी बूटियां भी हमने लगाई है और एक छोटी सी प्रदर्शनी एक कमरे के अंदर लगाएंगे, जिसमें जाकर के देख सके किस वनस्पति से किस रोग का इलाज हो सकता है। और वहाँ हमने एक घाट अलग से पशु पक्षियों के लिए बनाया है, जिसमें जो जानवर ये भैंसे हैं, भेड़े वगैरह, उस साइड भेड़े बहुत आती हैं राजस्थान से, वो प्यासी बढ़ती रहती है, वो आती है, उनके लिए घाट बनाया। और बाकी उसमें हैंडपम्प भी लगाए हैं चारों तरफ से, और गांव का गंदा पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा हमने पूरी तरह से उसको सिक्योर किया है। तो ऐसा एक मॉडल जो हमने बनाया 15 दिन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसमें 13-14 फीट पानी आ चुका है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमें बहुत सहयोग किया है इसमें। बाद में तो बरसात से वो आता रहेगा पानी और वो रिचार्ज होता रहेगा। तो ऐसे ऐसे जो वाटर बॉडी हैं, ये हम किशनगढ़ में भी एक बनाने जा रहे हैं, दिल्ली में मेहरोली के पास है, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आए हैं। अब धीरे धीरे करके उसको हमें बढ़ाना है। अभी हम बस ज़्यादा लंबा इसको नहीं आपका समय लेंगे, क्योंकि लेट चल रहा है। बस 2-3 बातें कहकर अपनी बात तो मैं विराम दूंगी। हमने विकास का पैमाना माना है। अगर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो हम विकास मानेंगे, नहीं तो हम क्या मानेंगे? विनाश मानेंगे। ऐसे ही अगर इस भूमि का जल स्तर बढ़ेगा तो हम विकास मानेंगे, नहीं तो घटेगा तो विनाश। जंगल का अनुपात सही बना रहे तो विकास, नहीं तो विनाश। और इसके लिए हमने 33% भूमि पर वनाच्छादन हो इसका प्रयास किया है और अगले 10 वर्षों का टारगेट फिक्स किया है। जीव जंतु, कीट पतंगों का अनुपात यदि बढ़े तो विकास है और घटे तो विनाश है। और ये मानव केंद्रित विकास ही हमें विनाश की ओर ले गया है। अब हमें आवश्यकता है प्रकृति को बचाने की। प्रकृति बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो ही हमारे परिवार भी बचेंगे और हमारी खुशियाँ भी बचेंगी। और खुशियाँ बचेंगी तो ये धरा आनंदित होगी, और जब धरा आनंदित होगी तो इस पर एक एक जीव जंतु निरामय हो, खुश हो। तो ऐसी एक कल्पना हमने की है अपने संगठन के साथ मिलकर के। आप सबका भी इसमें सहयोग समय समय पर मिलता रहता है, जहाँ बहुत सारे लोग, मैं नाम किस करूँ, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो हमें सहयोग करते रहते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लाइव के साथ अपना समापन करूँगी। आज धन्य मैं धन्यवती
स्वस्थ हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं, तभी हम खुशहाल हैं, तभी विकास हमारा है। और थोड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा, अभी हाल ही में G20 हुआ था पिछले साल, सबको पता है, और काफ़ी सफलतापूर्वक भारत ने उसमें ये किया था, और बहुत सारे वसुधैव कुटुंबकम या वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फ्यूचर इस तरह की बातें हुई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातें कही थी जिस पे मैं ध्यान देना चाहूँगा। हालांकि सरकारें उतना नहीं कर पाती हैं, बहुत सारे उनकी मजबूरियाँ होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं और बहुत सारी व्यवस्था होती है, और वापस एक अच्छी व्यवस्था को लाना भी बहुत बड़ा काम है। तो शायद धीरे धीरे होगा, समय लगेगा, थोड़ा दुनिया के व्यवहार के भी लोग समझ रहे हैं, बट 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक कहा था उन्होंने कि पूरा विश्व दुनिया के हर हिस्से को प्रभावित करने वाला विकास, संवर्धन, जलवायु परिवर्तन, महामारी और आपदा समुत्थान शक्ति जैसे अनेक मुद्दों को परिणाम देखने के लिए G20 की तरफ देख रहे हैं। तो G20 की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने ये बात कही थी, और हमें सब चुनौती को एक साथ सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि हमें GDP केंद्रित जो दृष्टिकोण है उससे आगे बढ़ के मानव केंद्रित दृष्टिकोण के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं इसी बात पे आगे बात करने के लिए मैं रश्मि जी को आमंत्रित करता हूँ। रश्मि जी का काफ़ी अच्छा काम है सोशल सेक्टर में भी, और सरकार में तो काफ़ी अच्छा काम कर ही रही है। जो वरिष्ठ यहाँ वक्ता हैं और अतिथि हैं, उन सबों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। डॉक्टर मार्कंडी राय जी, DC जैन जी और सुकन्या जी जिनकी अभी बात सुनी, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको एक विशेष बधाई। अजीत कुमार जी खुशीग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोना मेहरा जी विजन सर्च की, डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी गुजरात विद्यापीठ में हैं और साथ साथ GPF इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों बहनों। यहाँ फैमिली मेकर कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स कार्यक्रम गांधी पीस फाउंडेशन में जो आपने आयोजित किया है, उसमें आकर के बहुत प्रसन्नता इस बात की होती है कि एक ऐसा विषय जो कि हम सबसे संबंधित है, फैमिली सबसे संबंधित है। पॉसिबल ही नहीं कि कोई बिना फैमिली के एग्जिस्ट कर रहा है, भले एक छत के नीचे नहीं हो, तभी भी संबंध तो है, और वो संबंध का दायरा बढ़ता है, घटता है, वो दूसरी बात होती है, वो दायरों की बात होती है। लेकिन परिवार तो हमेशा होता ही होता है। वो ब्लड रिलेशन से है, वो ब्लड रिलेशन नहीं हो, सिर्फ संबंध के दायरे से परिवार है, वह भी होता है। तो यह एक ऐसी रियलिटी है, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है। तो जब ये इतनी बड़ी सच्चाई है हम सबके ज़िंदगी पर इस पर कितना हम सोच विचार करते हैं, कितना रिफ्लेक्ट करते हैं इस सच्चाई पे, कितना गहन में जाते हैं इस सच्चाई पे हम रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इतवार के दिन जब इतने सारे लोग इस विषय पे इन 3 संगठन के माध्यम से जब यहाँ पर आते हैं, तो मुझे लगता है इन 3 संगठन को बहुत बहुत बधाई जाती है इस बात के लिए, ताकि आप मजबूर करते हैं लोगों को इस ऐसे विषय पे। अमिताभ जी ने बहुत अच्छे से इस विषय का शुरू में बता दिया कि दिन भर आप क्या करने वाले, अपने मोबाइल से हो गया है, लेकिन वह संबंध जो कि अपने सांसों के साथ और दूसरों की सांसों के साथ, सिर्फ अपनी सांस क्यों, क्योंकि संबंध तो सांसों का एक जुड़ाव ही तो होता है, तो वह धीरे धीरे वह जुड़ाव शायद जुड़ाव किसी यंत्र के साथ हो गया है जिसमें सांस नहीं है। तो आज का जो यह मंच है जहाँ पर आप लोग समर्पित कर रहे हैं, न सिर्फ चर्चा के लिए, न सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए, न सिर्फ विचार के आदान प्रदान, विचार विमर्श के लिए, बल्कि मैंने एक और चीज़ देखा कि आज आपने समर्पित किया इस कॉन्फ्रेंस को तो चयनित लोगों को अवार्ड भी देने के लिए, जो पिछली बार मैंने नोटिस किया था, पहली बार आई है आपके इसमें कि ये फैमिली मेकर्स अवार्ड एक बड़ा अनूठा है तो प्रयास है। तो मोना जी मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस विषय पे जो इतना काम किया, और इस काम में फिर आप ढूंढती हैं, चयन करती हैं। मैंने अभी इनसे पूछा कि आप कैसे ढूंढती हैं किसको अवार्ड देना है, बहुत मुश्किल काम, क्योंकि आप तो परिवार के अंदर तो जाएंगी नहीं, तो आपको कैसे पता वो फैमिली मेकर है कि फैमिली ब्रेकर है, या किस लेवल पे, किस ग्रेड पे कितनी रेटिंग किसको दी जाए, बहुत मुश्किल काम है।
तो अभी मोना जी ने मुझे बताया नहीं है, लेकिन प्रॉमिस किया है कि ये मुझे बताएंगी कि ये कैसे अवार्ड का चयन, और ज्यूरी आपकी है जो कि कुछ पैरामीटर्स आपके हैं, और मेरा पूरा मानना है कि आप इसमें ज़रूर बड़े ऑब्जेक्टिव पैरामीटर से उसका चयन करते होंगे। और मैं यह भी जरूर अपेक्षा करती हूँ कि जिसे लगता है कि उसका चयन गलत किया गया है वो अवार्ड का ग्रहण नहीं करे, वो पहले इस बात को बोल दे कि नहीं मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है जब हम फैमिली मेकर की बात करते हैं और जब आप अवार्ड की बात करते हैं। और जो मोना जी ने अपने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग जो कुछ वाक्यों में अपनी कुछ बातें कही, उसमें जेंडर रोल्स की बात जो है बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई, और जेंडर स्टीरियोटाइप की बात भी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है। उन्होंने अपनी माँ की बात कही कि कैसे उन्होंने देखा माँ, चाची, या शायद हम सब अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो अपने आसपास कितने सारे लोग आपको दिखेंगे जो कि ज़िंदगी भर कुर्बानी करते रहे हैं, ज़िंदगी भर परिवार के लिए सैक्रिफाइस करते रहे हैं, लेकिन क्या उसका रिकग्निशन उन्हें मिला है? बाहर तो आप छोड़ दीजिए, क्या परिवार में उसकी अहमियत की पहचान की गई है? तो आपको ज़्यादा समय दिखेगा कि वह पहचान शायद उनका यह जो बलिदान तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें संघर्ष जो होता है वह मान्य नहीं किया जाता है, और ज़्यादातर क्या परंपरागत रूप में मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं का ही ये संघर्ष बना रहा है। और क्यों? क्योंकि इसको हमने कल्चर का नाम दे दिया है। कल्चर का हमने एक पूरा एक कर्टन के नाम पे हमने जेंडर रोल को बना दिया कि महिलाएं तो ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। आज की तारीख में जो जेंडर रोल्स है वो काफ़ी कुछ आप देखेंगे कि वो ब्रेक कर रहे हैं। पब्लिक स्पेस में तो ब्रेक कर रहे हैं। पब्लिक स्पेस में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि महिलाएं पुलिस में भी जा रही हैं, महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, महिलाएं इंजीनियर बन रही हैं, महिलाएं आर्मी फोर्सेस में जा रही हैं, महिलाएं स्पेस में भी जा रही हैं। तो प्रोफेशनल स्पेस में जेंडर रोल तो ब्रेक कर गया, लेकिन सवाल ये होता है कि प्राइवेट स्पेस में जो उसका फैमिली स्पेस है वहाँ पे क्या जेंडर रोल उसी रफ्तार में, उसी अनुपात में जिसमें होना चाहिए, क्या उसको वो स्पेस मिल पाया है ताकि एक जेंडर रोल बैलेंस हो पाए? तो ऐसा हम सब मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि फिर इसको हमने कल्चर का नाम दिया हुआ है कि नहीं, घर में तो महिलाएं ही एक सर्टन टाइप ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन बाय अ वुमन। मैं अपने बचपन की बात आपको बताना चाहूँगी। जैसे मोना जी ने शुरुआत की कि अपने एक परिप्रेक्ष्य से, तो हम सब कहीं ना कहीं अपने परिप्रेक्ष्य से कुछ लेसन्स को ड्रॉ करते हैं। मेरे 2 भाई थे। अब जब बहुत सारे गेस्ट जो हैं, मेरे पिताजी बड़े सामाजिक और पब्लिक सर्विसेज में रहे हैं, दूसरे रूप में राजनीति में भी रहे हैं और समाज सेवा और एक लेखक के भी रूप में करीब 40 किताबें उन्होंने लिखी। तो दिन भर लोग आते जाते थे घर। अब जब कहा जाता था कि नहीं, फैमिली रिलेटिव स्पेशली, कि मेरी माँ को चैलेंज किया जाता था कि भाई मतलब हमने तो देखा नहीं है कि आपकी बेटी तो कभी किचन में जाती नहीं है, आपने तो कुछ सिखाया नहीं है, आपने उसको चाय बनाना नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया। अब उनका ये कहना रहता था, देखो मैं बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करूँगी। उस समय की मैं बातें कर रही हूँ कि अगर मैं अपने मतलब पढ़ाई में अगर मेरे अपनी बच्ची में तल्लीनता दिखाई देती है तो वो खुद से जो करना चाहिए वो ठीक है, और मैं यदि बच्चों से कुछ अपेक्षा करूंगी तो मैं अपने बेटी और बेटा दोनों से समान रूप में अपेक्षा करूंगी। ये उस माँ की सोच थी। और वो एक बहुत बड़ा, आज की तारीख में जब हम बड़े डिबेट, बड़े कॉन्फ्रेंस या बड़े स्कीम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम जिसमें मेरा जुड़ाव रहा, मैं जब भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड में रही हूँ तो शुरुआती दौर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 3 साल उस पर हमने बहुत उसके बैकग्राउंड में काम किया, इन जेंडर रोल्स के बारे में, कि जेंडर जो बिहेवियर होता है, जो सोच होती है, उसको हम कैसे चैलेंज करें, उसको हम कैसे ब्रेक करें,
और जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, जब हम जेंडर बैलेंस की बात करते हैं समाज में, तो जेंडर रोल्स बहुत अहम भूमिका रखता है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि जब एसडीजी अजीत जी ने बात की कि हमें एसडीजी को लोकलाइज करना है, बिल्कुल हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज करना है। हमें डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को सिर्फ रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में नहीं रोक करके हम डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को बहुत रूप में लेते हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन लेवल क्या है, बच्चों का मतलब कितनी महिलाएं एनीमिक है, कितनी बच्चियां जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनकी हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, या फिर बच्चे और बच्ची के पढ़ाई का जो दर है उसमें एनरोलमेंट रेट में क्या बराबरी है, सेक्स रेशियो जो बच्चा पैदा होता है क्या उसमें समानता है। वो भी एक असमानता शुरुआत हो जाती थी, क्योंकि लड़कियों की जो संख्या थी बड़ी कम हो रही थी, लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा थी कंपैरेटिवली। एंड इमेजिन द डिसबैलेंस इन द सोसाइटी अगर ये नहीं चेक किया रहता। मतलब कितने सारे स्टेट्स ऐसे दिखे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिखे जहाँ 700 बच्चियाँ पैदा हो रही थी, विजबी से 950 बॉयज 930 बॉयज। तो इसको ये रोकने के लिए इनसे अवेयर होना इन कॉन्सेप्ट से बहुत जरूरी है। सेकेंडरी लेवल पे आपको पता है there was a time where 75% of the girls were dropping out of school at the secondary level, senior secondary level, 75%, इतना हाई ड्रॉप आउट रेट। तो एनरोलमेंट तो हो गया, लेकिन करते 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 लड़कियां ड्रॉप आउट करने लगी। इसका कारण हम लोग जब इन्वेस्टिगेट करते थे, कारण क्या पता चलता था क्यों वो नहीं जा सकती। One is okay, the reason that the school is far, safety, security, transportation issue, maybe the toilets there are not proper, so all kinds of reasons. But another reason, gender role. क्यों? क्योंकि घर में अगर छोटा बच्चा है तो उस छोटे बच्चे को देखने के लिए जो बहन है, जो बड़ी बच्ची है, उसको स्कूल से ड्रॉप आउट करना होगा और वो अपने छोटे भाई और बहन की परवरिश करेगी। तो ये जेंडर रोल का एक बहुत बड़ा नमूना होता है। मैं एक जेंडर बैलेंस सोसाइटी की बात कर रही हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक बैलेंस ग्रोथ की बात कर रही हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ बैलेंस ग्रोथ। पॉसिबल नहीं है यदि जेंडर रोल्स में बैलेंस नहीं हुआ। और फैमिली मेकर, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में जो आप लोग ये काम कर रहे हैं इस मंच के और इस तरह के अवेयरनेस के माध्यम से, उसमें ये एक क्रिटिकलिटी बहुत जरूरी है that every family understands the importance of balancing gender roles। अब जो बच्ची ड्रॉप आउट हो गई एक बार, उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको हम वर्कफोर्स में पूरी तरह से इक्विप कर दें, जिससे कि वो अनपेड वर्क से निकल करके पेड वर्क में आ पाए। शायद नहीं हो पाता है। क्यों? एक उदाहरण मैं दूंगी। जैसे एग्रीकल्चर एक सेक्टर है जिसमें आप सबको पता होगा कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं एग्रीकल्चर में किसी न किसी रूप में लगी हुई हैं, खेती है के में लगी हुई हैं। अब उनकी गिनती नहीं होती है, विमेन फार्मर्स में उनकी गिनती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेन आर ट्रीटेड एज द फार्मर्स, और जो महिलाएं जो ड्रजरी का काम कर रही हैं, जो रोपनी का काम कर रही हैं, जो आई वुड कॉल इट इट्स लाइक बैक ब्रेकिंग वर्क। वाई बैक ब्रेकिंग वर्क? क्योंकि झुक करके जो रोपनी करते थे धान का खेत में, बैक ब्रेकिंग वर्क, येट शी इज नॉट काउंटेड एज द फार्मर। वही जो आपने अनपेड वर्क वाली बात कही, उसका वर्क तो मॉनेटाइज ही नहीं हो रहा है। उसी तरह से घर में, whereas on the one hand I am proud as an Indian to say that family has served as an institution where the care work has been always taken care of by the family itself. What does it mean? पहले आपको क्रश की जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को केयर जो है वो फैमिली में मिल रहा था। ओल्ड एज होम की जरूरत नहीं होती थी, डे केयर सेंटर की जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो तो फैमिली में वो केयर मिल रहा था। किसी भी बुजुर्ग की उसकी देख, उसकी मानसिक रूप से, उसका शारीरिक रूप से कि वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसकी देख रेख वो परिवार वो करता था। तो बच्चों का हो गया एक परिवार में, मान लीजिए कोई
फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड है, मानसिक रूप से या फिजिकली चैलेंज्ड है, दिव्यांग, डिसेबल्ड जो आप कहते हैं, तो डिसेबल्ड इसमें कभी भी परिवार उसका एक केयर वो करता था, लेकिन उसमें भी एक डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ द केयर वर्क हैज ऑलवेज गॉन टू द वुमन ऑफ द फैमिली। मतलब इट्स नॉट जस्ट द वाइफ, ऑल्सो द चाइल्ड। जो बच्ची स्कूल में पढ़ाई कर रही है, जो बच्ची स्कूल से आकर के उसको पढ़ना है, अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन उसको भी ये कहा जाता था कि नहीं पहले तो तुम ये चौका बर्तन का काम करोगी, तो वो धीरे धीरे वो स्कूल में पीछे होती गई, उसका इंटरेस्ट कम होता गया, मार्क्स कम आए, फिर वो ड्रॉप आउट होती गई और पूरा एक विशेष सर्कल चल जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है जब हम परवरिश करते हैं उसी स्टेज में, परवरिश के स्टेज में, यदि हम अपने पूरे एक बड़ी बड़ी बातें हम नेशन के डेवलपमेंट की बात सोचते हैं, तो एक्चुअली परिवार ही तो वो सेटअप है, वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सबसे पहले हम एक समान विकास के लिए माहौल तैयार करें, एक समान विकास के लिए उन लोगों को तैयार करें, अपने बच्चे को तैयार करें, अपनी बच्ची को तैयार करें जो कि समान विकास के महत्व को समझ पाए। सिर्फ परिवार के बैलेंस को बनाने के लिए नहीं, पूरे देश के विकास, फिर मैं कहूँगी कि समाज में वो कितना प्रोडक्टिव इंसान हो सकता है, एक बच्चा और बच्ची कितना प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कितना आगे जाकर के वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट हाउ मच दे हैव गेन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। परिवेश का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और ये जो परिवेश होता है, जो इमीडिएट परिवेश होता है, वो तो परिवार है। तो इसलिए मैं अंत करूँगी अपनी बात को यही कहते हुए कि आप जो कर रहे हैं फैमिली मेकर कॉन्फ्रेंस अवार्ड्स, इसका एक बहुत बहुत सुंदर एक अच्छा ये इनिशिएटिव है, और आप सबों को मैं आगे इसी तरह से इसको आयाम को बढ़ाते रहें। अभी अजीत जी ने बहुत अच्छा न्यूज़ बताया कि यूनाइटेड नेशन तक आप इस आवाज़ को लेकर के जा रहे हैं, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट एंड आई वुड लाइक टू विश द बेस्ट टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स वंस अगेन। थैंक यू। और बहुत ज्ञानवर्धन होता है, और जो चीज़ों पर क्लैरिटी अगर नहीं है किसी चीज़ पे तो क्लैरिटी कर ही देती है बिना बताए, बिना पूछे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपने बैलेंस की बात की। सबसे ज़्यादा जो हम लोग मिस कर रहे हैं आज की दुनिया में, वह बैलेंस, हर तरफ बैलेंस मिस हो रहा है। चाहे इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ की बात करें तो खुद हमारा बैलेंस गड़बड़ाया है, और फैमिली लेवल पे बैलेंस गड़बड़ाया है, सोसाइटी, कम्युनिटी, वर्क लेवल पे, हर जगह पे। तो बैलेंस वापस लाना बहुत ज़रूरी है। जेंडर बैलेंस तो है ही पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। अब हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे बहुत प्रिय, मतलब हमारे कॉलेज के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी हैं, हमारे अनुज भी हैं बहुत अच्छे, और इनको मौका, मतलब ये वन ऑफ द यंगेस्ट रजिस्ट्रार, यंगेस्ट, मतलब बहुत सारी यंगेस्ट है, मतलब यंगेस्ट का अगर रिकॉर्ड बनाएंगे तो 5 जगह पे ये यंगेस्ट ही रहे हमेशा। और अभी वे GSDS जो है गांधी स्मृति दर्शन समिति के डायरेक्टर हैं, वो भी यंगेस्ट ही है मेरे ख्याल से, सबसे युवा है वो। संस्कृत के व्याख्याता भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, और तो हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच है वो। तो डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी से मैं अनुरोध करूँगा कृपया आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं अनुरोध करता हूँ, वैसे तो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस के नाम से थोड़ी घबराहट होती है लोगों को, और लगता है, डर भी लगता है आमतौर पे आजकल काफ़ी, लेकिन हमारे जो CBI में वरिष्ठ पद पे रहे एडिशनल डायरेक्टर, काफ़ी सारे जगह पे ADG स्पेशल डायरेक्टर जनरल रहे, यूनाइटेड नेशंस में रहे, पीस कीपिंग फोर्स में रहे, बहुत सारे काम किए इन्होंने, सोशल काम भी बहुत किए हैं, सामाजिक काम। तो अब मैं जैन साहब से अनुरोध करूँगा कि कृपया आकर थोड़ा हमें और बताएं क्या क्या इन्होंने सुंदर सुंदर काम किए और कैसे हम लोग आगे बढ़े इस दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे हुए प्रबुद्ध सम्मानित श्रोतागण, आयोजकगण, जैसा अभी अजीत जी ने खुद ही बताया, आई सीम टू बी दी ऑड मैन आउट हियर। यहाँ पे जिस प्रकार का ये कार्यक्रम है उसमें एक पुलिस अधिकारी को आमंत्रित करना है एज गेस्ट ऑफ ऑनर, और उनसे ये अपेक्षा करना कि वो इस तरह के गंभीर विषयों पर
अगर कोई क्रिमिनल लॉ अपराध सोसाइटी उनकी बात होती तो खैर आई एम ऑलवेज अ गेम फॉर इट। तो मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र पाठक का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम दैट आई एम टुडे हियर अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। हमारी अभी थोड़े दिनों पहले ही एक वर्कशॉप में भेंट हुई थी और वहाँ तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्रिमिनल लॉज ही था। तो फिर जब डॉक्टर मोना जी का जब फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से एक फैमिली मेकर जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें जो लोग बहुत ही उल्लेखनीय काम करते हैं उनको सम्मान करने का, उनको पुरस्कृत करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम इनकी संस्था कर रही है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत ही नई प्रकार की जानकारी थी। मुझे मालूम नहीं था कि फैमिली मेकर, होम मेकर्स को भी मतलब अवार्ड देने वाली संस्थाएं हैं और इसलिए मैं आपकी संस्था विजन रिसर्च और आपकी जो दूसरे साथी हैं खुशी ग्राम एंड गांधी पीस फाउंडेशन उनका भी बहुत बहुत मैं आपको बधाई दूंगा कि आप लोग ये इस प्रकार का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। फैमिली मेकर, होम मेकर की हम सबकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे से पूर्व के जो वक्ता थे उन्होंने इस विषय पे बहुत ही मैं कहूँगा प्रभावशाली तरीके से अपने उद्बोधन में प्रकाश डाला है। हम सभी जानते हैं कि अगर घर अच्छा नहीं होगा, घर का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो चाहे कोई भी जेंडर हो, पुरुष हो, बच्चे हो, महिला हो, बच्ची हो, बेटी हो, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात सही है कि पर्टिकुलरली हमारे भारतवर्ष में पहले जॉइंट फैमिली का सिस्टम था और वो काफ़ी प्रभावी कारगर था और लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से सोसाइटियाँ कोई भी हो प्रोग्रेस करती है तो उसमें बहुत सारे विरोधाभास आते हैं। नेचुरली जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेचुरली आप चाहेंगे कि भाई आपके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, पढ़ने के लिए उनको अपना घर छोड़ना होता है, बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी विदेश में जाकर के भी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे आई थिंक इन्हीं कारणों से और जो ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, अब हम आज के समय की जो मूल्य हैं वो आज से मे बी 30, 40, 50 ईयर्स पहले के जो मूल्य थे उनसे बहुत विभिन्न हैं। और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू पुट दी क्लॉक इन अ बैकवर्ड मोशन। मतलब हम वापस उस समय पे तो नहीं जा सकते अब, इसलिए जो भी कोई सॉल्यूशंस हमें ढूंढने चाहिए। एक मेरा ये हमेशा ये मत रहता है कि वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे हम बहुत चाहें कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम जो एक ज़माने में जब हम बचपन में जो हमने देखा है वैसा ही जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी होना चाहिए। दैट कुड बी ए विशफुल थिंकिंग, बट आज का जो परिवेश है, आज का जो परिदृश्य है उसमें बहुत, मैं असंभव तो नहीं कहूँगा लेकिन एक व्यवहारिक सी बात लगती है कि हम पहले की तरह ही पूरे जॉइंट फैमिली सिस्टम में सब लोग एक ही स्थान पर रहें और शायद अपना जीवन जैसे पहले बिताते थे वैसे बिताएं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि जो होम मेकर या फैमिली मेकर एंड पर्टिकुलरली इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स का भी इशू है, जेंडर बैलेंसिंग की बात हो गई कि जनरली महिलाएं ही जो है अब तक हमारे यहाँ घर पे रह कर के घर को संभालती रही है। और ये बात सही है कि हमने उनके द्वारा जो योगदान है परिवार को आगे बढ़ाने में, बनाने में, उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला जो डिजर्व करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अर्थ प्रधान युग है। प्रॉब्लम ये है कि जो घर में रहते हैं, घर को संभालते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं करते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, इसलिए शायद उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता। बिकॉज अल्टीमेटली घर हो, आप किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, मनी इज इम्पोर्टेंट। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से परिवार की व्यवस्था बदली, वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ, सोसाइटी में टॉलरेंस चेंज हुआ, आज बहुत सारी समस्याएं
परिवारों का विघटन हो रहा है, लड़की लड़की साथ में रहते हैं, डाइवोर्स की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर पेरेंट्स को ये चिंता रहती है आज जब वो अपनी बच्ची को इन पर्टिकुलर जब किसी दूसरे घर में भेजता है कि मेरी बच्ची जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आर्थिक रूप से वो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सी कैन बी ए वेरी गुड होम मेकर, फैमिली मेकर, बट इशू ये है आज का जो पर्टिकुलर जो परिवेश और वातावरण है कि कल अगर इसकी मैरिज टूट गई तो फिर इसका भविष्य क्या रहेगा, उसकी चिंता आजकल पेरेंट्स को बहुत रहती है। और वो एक मतलब मैं जैसा मैं कह रहा था कि वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसलिए जो आप सॉल्यूशंस ढूंढ करके लाएं। अगेन मैं ये नहीं कहता कि ये बात केवल मतलब महिलाओं पे लागू होती है, इशू ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल आप जो पावर है जब तक उसको ध्यान में रख करके सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों की परिकल्पना है उसमें आप पूर्ण तरह से उतना अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। आज के ज़माने में चाहे महिला हो या पुरुष, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ही आवश्यकता आज के ज़माने की है। अब इसमें एक जो चीज़ हमने अभी देखी, मेरा जो एक बहुत छोटा सा और पर्सपेक्टिव है, कोविड ने हमें आई थिंक एक राह दिखाई है। कोविड वैसे तो बहुत दूसरे प्रकार से बहुत ही भयावह था और काफ़ी नुकसान सब लोगों को उठाना पड़ा, लेकिन एक जो कोविड के ज़माने में हुआ कि लॉकडाउन हुआ, लोग घर पे रहे, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम, ये मेरे ख्याल से भारत में एक नई चीज़ आई कोविड के कारण। और इससे एक आज भी आप देखिए, अब तो कोविड का प्रभाव नहीं है, लेकिन बहुत सारी पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसके फायदे को जाना, ये देखा कि ये वर्क फ्रॉम होम जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ सुबह तैयार होकर के ऑफिस में जाएं, वहाँ पर 8 घंटे आप व्यतीत करें, तभी आप बहुत अच्छे मतलब जो है एक एम्प्लॉई साबित होंगे, एक आपका अच्छा कंट्रीब्यूशन उस कंपनी को आगे बढ़ाने में होगा। लोगों ने देखा कि लोग अगर घर पे रहकर भी शायद लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है बेहतर हो जाती है, कई बार आपका बहुत सारा समय बचता है। जरूरी नहीं है कि जब आप ऑफिस में जाते हैं, जैसे हम भी ऑफिस में बैठते हैं, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कभी किसी दिन ज़्यादा काम होता है, कभी किसी दिन बहुत कम काम होता है। ऐसे में यदि ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए कि लोगों को घर से ही रह करके अपना मतलब जीवन यापन करने का मौका मिल जाए, कमाने का मौका मिल जाए, तो वो बखूबी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और साथ ही साथ बेहतर तरीके से अपने घर और परिवार का ध्यान भी रख सकते हैं। नेचुरली जब आप घर में रहेंगे, आपने देखा कि कोविड के दौरान ये भी एक अच्छी चीज हुई थी कि लोग एक दूसरे को जानने लगे। घर में ही जैसे जनरली अदरवाइज बात ही नहीं करते थे हम पहले एक दूसरे से, लोग बैठते थे, पूरा परिवार एकजुट हो गया। लोगों के अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं, लोग बताते हैं कि कैसे एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए, जो कि शायद दूरियां हो गई थी वो दूरियां मिट गई कोविड की वजह से। तो इस प्रकार की कोई बात हमको करनी होगी, हमें वोकेशंस इस प्रकार के ढूंढने होंगे। मैं एक कोई जेंडर पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहा, चाहे कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की कोई रिसर्च करेंगे और इस प्रकार की जो वर्क कल्चर है उसको अगर प्रमोट करेंगे कि अगर घर पे रहते हुए अगर व्यक्ति फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमें बेहतर फैमिली मेकर मिलेंगे, बेहतर होम मेकर मिलेंगे। और जो ये स्टीरियोटाइप की बात है, मुझे अभी तो नहीं पता, बिकॉज ये तो मेरे ख्याल से एक सीक्रेट है कि आज के समारोह में कौन लोग सम्मानित होने जा रहे हैं, किनको अवार्ड मिलेगा। बट वी विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इफ वी सी एनी मेल पर्सन गेटिंग दिस अवार्ड, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि एग्जैक्ट रोल रिवर्सल हुआ या नहीं हुआ। जब हम सोसाइटी में हमारा जो एटीट्यूडल चेंज होगा और हम देखेंगे कि चाहे मेल हो या फीमेल, जो घर में रह कर के घर को संभालता है, बहुत अच्छे से परिवार को संभालता है, वो इस अवार्ड को पाने का उपयुक्त पात्र होना चाहिए। और जिस दिन बराबर के मेल और फीमेल आकर के मंच से सम्मानित होने लगेंगे, तब हम समझेंगे कि असली रूप से ये इशू जो है वो जेंडर बैलेंसिंग या जेंडर न्यूट्रल हो गया है। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद हम बहुत ही एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे आप लोगों ने इस लायक समझा, यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू।
लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने पुलिस ऑफिसर को क्यों बुलाया। तो मतलब जो बुलाया वो पर्पस फुलफिल हो गया। ये मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसा ये बोलेंगे वैसा ही उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने लोग वक्ता हैं, मतलब हम काफी लेट हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन समय हम लोग का ठीक चल रहा है, मतलब उसके हिसाब से थोड़ा और कोशिश करेंगे स्पीड अप करने का। फिर भी अब मैं अपने बड़े भाई समान है, हमारे जो डॉक्टर मार्कंडेय राय जी हैं, ग्लोबल पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, और भी बहुत सारे हैट्स हैं इनके, पहले परिचय में दे चुका हूँ, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आए और अपना विशेष वक्तव्य दें।